जोहार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि एक ऐसा एग्जाम पेपर देखेंगे जो कि अभी हाल ही कल ही हुआ था। कल जो है क्लास 12वीं जो साइंस के बच्चे हैं, 12वीं साइंस के जो बच्चे हैं, ISC के जो बच्चे हैं, जो छात्र जैक बोर्ड से संबंधित है, कल उनका एग्जाम था। कल 18 फरवरी को उनका एग्जाम था। पेपर था इकोनॉमिक्स का पेपर था। आइए हम लोग देखते हैं कि इस इकोनॉमिक्स के पेपर में, इस साइंस के पेपर में जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, वे कौन कौन से अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न थे, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और इसके अलावा जो है 20 फरवरी को जो है क्लास 12वीं जो आर्ट साइड के स्टूडेंट है, जो IE के स्टूडेंट है, जो आर्ट के स्टूडेंट है, इनका भी एग्जाम है। झारखंड में क्लास 12वीं के जो बच्चे होते हैं, साइंस के बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और आर्ट के बच्चे भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन जब दोनों का एग्जाम होता है तो दोनों का एग्जाम अलग अलग डेट पे होता है और दोनों ही पेपर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। साइंस के पेपर अलग होते हैं और आर्ट के पेपर अलग होते हैं। तो लेकिन जो साइंस के पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो थोड़े से टफ होते हैं, वही उनकी तुलना में जो आर्ट साइड के जो पेपर होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं। तो कल 18 फरवरी को जो है 12वीं साइंस के बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर था। तो हम उस पेपर को देखते हैं कि वो पेपर कैसा था, और इस पेपर के आधार पे जो है हम लोग एक संभावना जताएंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि 20 तारीख को जो आर्ट साइड के बच्चों का जो एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स का, वो पेपर कैसा हो सकता है। तो जो बच्चे आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, जिनको 20 फरवरी को एग्जाम देना है, उनके लिए ये पेपर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर के माध्यम से मैं ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि आने वाले 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम होंगे उनमें कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो साइंस का भी पेपर सॉल्व कर लेंगे, इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर हो तो उत्पादन वक्र PPC का आकार क्या होगा। यहाँ पे कहा कि अवसर लागत क्या है, अवसर लागत स्थिर कर दिया है, पूछ रहा है कि उत्पादन संभावना जो वक्र है उसका आकार कैसा होगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा अवसर लागत क्या है, दूसरा प्रश्न बनेगा उत्पादन संभावना वक्र क्या है। यदि आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, 20 फरवरी को आपको एग्जाम देना है, तो ये दो प्रश्न देख लीजिएगा कि अवसर लागत क्या है और उत्पादन संभावना वक्र क्या है। यहाँ से प्रश्न पूछा है, कहा कि अवसर लागत स्थिर है। अवसर लागत को हम आर्थिक लागत भी बोलते हैं। इसको समझते हैं, सपोज कीजिए कि दो वस्तु के X और Y है। यदि हम Y वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, लगातार इसकी अतिरिक्त इकाई का उत्पादन हम करते जा रहे हैं, और जो X वस्तु है इसकी जो है त्यागी गई मात्रा, जो हम इसकी मात्रा को त्याग कर रहे हैं। पहले तो समझते हैं कि अवसर लागत होती क्या है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा होती है, उस त्यागी गई मात्रा की जो लागत होती है उसी को बोला जाता है अवसर लागत बोला जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो अवसर लागत है वह समान है, स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में PPC वक्र या उत्पादन संभावना वक्र कैसा बनेगा। उत्पादन संभावना वक्र की 3 स्थितियां होती हैं। उत्पादन संभावना वक्र कुछ इस तरह से भी हो सकता है, उत्पादन संभावना वक्र इस तरह से भी हो सकता है, और उत्पादन संभावना वक्र इस तरह भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ये वाली जो स्थिति होती है, जब लगातार जो है विद्यमान लागत की स्थिति होती है, तो इस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र जो मूल वृत्त के प्रति जो है नतोदर होता है, यानी अवतर होता है। ये जो स्थिति है, यदि जो है ह्रासमान लागत की स्थिति है, यानी विद्यमान प्रतिशत की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो मूल वृत्त की ओर उत्तर होता है, यानी उन्नतोदर होता है। और ऐसी स्थिति तब आती है जब स्थिर लागत उद्योग हो, या जब हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है यदि वो लगातार समान है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा PPC वक्र होता है वो एक सीधी रेखा होता है।
तो जहाँ पे अवसर लागत स्थिर हो जाए, समान हो जाए, तो पीपीसी वक्र जो है एक सीधी रेखा मान रेखा की तरह इस तरह हो जाती है, यानी एक सरल रेखा होगी जिसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अवसर लागत स्थिर हो गई, अवसर लागत स्थिर हो गई, तो हमारी जो सरल रेखा होगी कुछ इस तरह हो जाएगी, एक सरल रेखा होगी, पीपीसी वक्र एक सरल रेखा होगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अवसर लागत क्या है, उत्पादन समूहक क्या है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है? तो अर्थशास्त्र यहाँ पे आपको दो तरह के अर्थशास्त्र देखने को मिलेंगे, एक सकारात्मक होता है, एक आदर्श होता है। एक सकारात्मक होता है, एक आदर्श होता है। जो सकारात्मक अर्थशास्त्र होता है इसका संबंध होता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, यानी इस अर्थशास्त्र में जो है देखिए एक आदर्श है और एक सकारात्मक है। सकारात्मक अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव अर्थशास्त्र में ये देखा जाता है कि किसी वस्तु के पीछे जो है रीजन क्या है, कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है। बाकी जो आदर्श अर्थशास्त्र है इसमें ये देखा जाता है कि जो कारण है, जो परिणाम है, ऐसी स्थिति में जो है क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आदर्श वाले में क्या है कि आदर्श अर्थशास्त्र में इसमें एक निर्देश, एक सलाह दी जाती है कि ऐसा होना चाहिए था। लेकिन सकारात्मक में जो क्या होता है कि इसमें निर्देश या सलाह नहीं ली जाती है। अगर हम विकल्पों पर ध्यान दें, सरकार को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देनी चाहिए, ये प्रकार का सलाह, एक प्रकार का निर्देश है। तो ये जो निर्देश होते हैं ये आदर्श अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर में वृद्धि करनी चाहिए, ये भी बात सही है, ये भी एक प्रकार का निर्देश है, एक सजेशन है, ये आदर्श अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। लेकिन जो सकारात्मक अर्थशास्त्र होता है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें जो कीमत बढ़ गई है, मांग बढ़ गई है, ये क्या है, एक कारण है, एक इसका परिणाम है। जहाँ पे एक कारण होगा, एक परिणाम होगा, तो उसका संबंध होता है सकारात्मक अर्थशास्त्र होता है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी होगा, 2 का बी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ा तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा जाता है? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित होता है। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। माउस का हाथ नहीं ले लेते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो जितने भी वक्र होते हैं, अगर कोई भी वक्र जो बाएं से दाएं नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी ढाल ऋणात्मक होती है। पूर्ति वक्र जो होता है कुछ इस तरह से होता है तो इसकी ढाल ऋणात्मक नहीं होगी। बजट रेखा जो होती है, बजट रेखा कुछ इस तरह से होती है, जो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती है, तो इसी की ढाल ऋणात्मक होगी। तो चौथे का जो आंसर होगा वो बजट रेखा होगा। बाकी कुल उपयोगिता वक्र है, कुल लागत वक्र, पूर्ति वक्र है, ये तीनों ही वक्र जो है बाएं से दाएं ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो इनका जो ढाल होगी वह धनात्मक होगी। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वो बी बजट रेखा। आगे हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है? तो जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं, जो विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं, जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, इनकी मांग की लोच क्या होती है? इकाई से अधिक होती है। इनकी कीमतें जैसी कम होती है, इनकी मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, या इनकी कीमतें जब बढ़ती हैं तो इनकी मांग बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मांग लोचदार, तो विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती हैं, जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, जो लग्जरी होती है, इनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। पांचवें का डी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, छठा देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में क्या होता है? उसकी मांग में कमी होगी। लाभ डिमांड आप जानते हैं, मांग का नियम जो है, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कमी होगी, तो राइट आंसर होगा सी, यानी कमी। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। जिस वस्तु का प्रयोग अनेकों उद्देश्यों के लिए होता है उस वस्तु की मांग होती है। कोई ऐसी वस्तु जिसकी मांग कई उद्देश्यों के लिए की जाती है, यानी उस वस्तु के कई वैकल्पिक प्रयोग मौजूद है, तो ऐसी वस्तुओं की जो लोच होती है वो लोचदार होती है, इकाई से अधिक होती है। जैसे हमारा दूध है, दूध की मांग जो है पीने के लिए भी हो सकती है, दूध का मांग सेवई बनाने के लिए भी हो सकती है, दूध की मांग जो खोआ भूजने के लिए भी हो सकती है, दूध की मांग जो है दूसरी तरह की मिठाइयाँ बनाने के लिए भी हो सकती है, दूध की मांग घी बनाने के लिए भी हो सकती है, दूध की मांग पनीर बनाने के लिए हो सकती है। जब किसी वस्तु के कई सारे प्रयोग हो सकते हैं, जब किसी वस्तु की मांग कई उद्देश्यों के लिए की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो लोचदार होती है, इकाई से अधिक होती है, यानी वो लोचदार होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सातवें का सी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आठवां प्रश्न देखते हैं। समुत्पाद रेखा की ढाल होती है, तो समुत्पाद रेखा हो, चाहे अनुदिमान वक्र हो, चाहे आपकी मांग रेखा हो, चाहे आपकी बजट रेखा हो, ये सारी रेखाएं सबके वक्र जो होते हैं बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हैं, तो सबके वक्र क्या होंगे? ऋणात्मक हो गए। समुत्पाद वक्र कुछ इस तरह से होता है, ये होता है समुत्पाद वक्र होता है, अनुदिमान वक्र भी इसी तरह से होता है, और समुत्पाद वक्र भी इसी तरह होता है। तो जो वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है, या कि पीपीसी वक्र भी जो है बाएं से दाएं नीचे की तरफ ही होता है, तो जितने भी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरेंगे उनके ढाल ऋणात्मक होते हैं, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा डी। आगे हम बढ़ते हैं, नवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? परिवर्ती लागत यानी परिवर्तनशील लागत, जैसे जैसे उत्पादन में बढ़ती है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे जो अगर लागतों में परिवर्तन हो रहा है तो इसी को बोलते हैं परिवर्ती लागत। एक होती है स्थिर लागत, एक होती है परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत उत्पादन में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, स्थिर लागत हमेशा स्थिर बनी रहती है, लेकिन परिवर्तनशील लागत बदलती रहती है। आइए हम समझते हैं कच्चे माल की लागत। कच्चे माल में की जो लागत होती है ये परिवर्तनशील लागत होती है, इस पूछना कौन सा नहीं है। कच्चे माल जो होता है इसकी भी दाम घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाएंगे कच्चे माल की जो है लागत बढ़ती जाएगी। उत्पादन बढ़ाने का मतलब कच्चे माल अधिक मंगाएंगे, जब मंगाएंगे तो उसकी लागत भी बढ़ेगी। तो कच्चे माल की लागत स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है। मकान का किराया, जिस मकान में आप उत्पादन कर रहे हैं, आप चाहे जितना उत्पादन करें, लेकिन उसकी महीने की का जो किराया है वो तो स्थिर होता है। तो मकान का किराया यहाँ पे क्या है? स्थिर लागत है। प्रति इकाई बिजली का बिल, यदि आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लगातार उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब उत्पादन बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है बिजली का बिल भी बढ़ेगा, तो यानी ये परिवर्तनशील हो गया। कमीशन, कम उत्पादन करेंगे तो कम कमीशन देना होगा, अधिक उत्पादन करेंगे तो अधिक कमीशन देना होगा, यानी ये भी क्या है? परिवर्तनशील है। तो ये तीनों परिवर्तनशील है। स्थिर क्या है? मकान का किराया। तो मकान का किराया जो है परिवर्ती लागत नहीं है, ये स्थिर लागत। तो ये राइट आंसर होगा मकान का किराया है। आगे हम बढ़ते हैं,
सॉरी, दसवां प्रश्न हम देखते हैं। ये साड़ी दिया हुआ, इस साड़ी के आधार पे आपको विकल्पों का चयन करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं श्रम और पूंजी, जो कैपिटल लेबर रेशियो है, कैपिटल लेबर रेशियो कितना है? 4/7 है, 4/7 है। फिर कुछ टाइम बाद किया, श्रम 12 हो गया, पूंजी 21 हो गई। श्रम में 3 का गुणा कर दीजिए, पूंजी में 3 का गुणा कर दीजिए, यानी 4 3 12 और 7 तरीके 21, 12/21। तो यही है 12 और 21 है। देख रहे हैं कि श्रम और पूंजी को कितना बढ़ाया गया है? 3 गुना बढ़ाया गया है। श्रम और पूंजी को कितना बढ़ाया गया है? 3 गुना बढ़ाया गया है। अच्छा, जब श्रम 4 था, पूंजी 7 से 7 थी, तो उत्पादन कितना हो रहा था? 25 हो रहा था। लेकिन जैसे ही श्रम को 3 गुना बढ़ाया गया, पूंजी को 3 गुना बढ़ाया गया, यानी श्रम हो गया 12, पूंजी हो गया 21 हो गया, तब हमारा उत्पादन जो 25 से बढ़कर कितना हो गया? 75 हो गया। 25 किया 75, यानी 3 गुना बढ़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहे हैं, यानी श्रम और पूंजी को बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं? 3 गुना बढ़ा रहे हैं। तो उसी अनुपात में कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, 25 से हो रहा है 75 हो रहा है, कुल उत्पादन 75 हो गया। तो जिस अनुपात में हम साधन बढ़ा रहे हैं, उसी अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ रहा है। तो इसी को बोला जाता है स्थिर पैमाने का प्रतिफल। क्या बोला जाता है? स्थिर पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए आंसर इसका होगा। राइट आंसर का पैमाने का स्थिर प्रतिफल। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। परिवर्ती साधन का औसत उत्पादन में जो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है, सीमांत उत्पादन बराबर होता है। ये कब होता है? ये है हमारा औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर वक्र। जो सीमांत उत्पादन होता है वो इसके ऊपर से आता है, और जहां पे औसत उत्पादन अधिकतम होता है, यहाँ पे कट करते हुए सीमांत उत्पादन इस तरह से आ जाता है नीचे एमपीएल। तो औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है, यहाँ पे इस बिंदु पर जो है ये पीएल और एमपीएल दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर हो जाता है। कब होता है? जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। तो औसत उत्पाद जब अधिकतम होता है, तो इसी जगह जो है सीमांत उत्पाद की वो बराबर हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ए, 11 का ए आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 12। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म के संतुलन की क्या शर्त है? तो कोई भी बाजार हो, चाहे प्रतियोगी बाजार हो, चाहे एकाधिकार बाजार हो, चाहे अल्पाधिकार बाजार हो, चाहे प्रतियोगी, चाहे एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार हो, बाजार चाहे जैसा हो, किसी भी फर्म की जो संतुलन की पहली जो शर्त होती है, जिसे हम बोलते हैं आवश्यक शर्त बोलते हैं, वो MC बराबर MR होता है। MC बराबर क्या होता है? MR ही होता है। तो 12 का राइट आंसर होगा डी, MC बराबर MR होगा। दूसरी आवश्यक शर्त, दूसरी पर्याप्त शर्त होती है जिसको बोलते हैं MC की ढाल ग्रेटर देन MR की ढाल। आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक सवाल है 13। सवाल है, आसान सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति मात्रा में 8% की वृद्धि होती है, तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी? तो यहाँ पे देख रहे हैं कीमत में परिवर्तन हो रहा है 5% का, पूर्ति मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है? 8% का। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण पूर्ति मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है, इसी बोलते हैं पूर्ति की लोच। 8 में 5 से भाग कर दीजिए, 1.6 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा बी, 1.6 हो जाएगा। 13 का बी आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 14 देखते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में, जब हम किसी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाएंगे, यानी उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे, जब उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की कीमत क्या होगी? कम होगी। अगर मान लीजिए मांग स्थितियाँ समान है, स्थिर है, अगर आप उत्पादन को बढ़ाएंगे, पूर्ति मात्रा को बढ़ाएंगे, आप चाहेंगे कि मेरी पूर्ति मात्रा जो बढ़ा रहे सारा बिक जाए, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत को घटानी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा कीमत में कमी होगी। यहाँ से गलत मारा गया है। 14 का राइट आंसर होगा कीमत में कमी होती है।
पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, लेकिन जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। लेकिन जब हम इसके उल्टा चलते हैं, पूर्ति को बढ़ा देंगे तो कीमत कम हो जाती है। ये हो जाएगा ए। आगे हम बढ़ते हैं। एक साड़ी दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर बताइए कि संतुलन कीमत क्या है। संतुलन कीमत का मतलब है एक ऐसी कीमत जिस पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए। एक ऐसी कीमत जहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए। तो कीमत 1 है तो मांग 50 है, पूर्ति 22 है, बराबर नहीं है। कीमत 2 है, मांग 45 है, 24, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कीमत जब 5 है तो मांग भी 30 है और पूर्ति भी 30 है। तो जब कीमत प्राइस जब 5 है तो इस कीमत पे जो है, इस 5 रुपये वाली कीमत पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो गए। तो जिस कीमत पे मांग और पूर्ति बराबर होगी वही होगी संतुलित कीमत होगी। तो राइट आंसर होगा कीमत 5, यानी सी बराबर 5। ये इसका राइट आंसर होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 देखते हैं। ये आप लोग जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का क्या अर्थ है। तो समष्टि शब्द का जो अर्थ है ये है बड़ा। तो यहाँ पे समष्टि पूछा है तो अगली बार बेष्टि पूछ सकता है। जो 20 तारीख एग्जाम होगा उसमें बेष्टि पूछ सकता है। यहाँ पे समष्टि पूछ लिया है। तो समष्टि का अर्थ होता है बड़ा और बेष्टि का अर्थ होता है छोटा। आगे हम देखते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की जब स्थिति होती है, यानी मुद्रास्फीति को बोलते हैं महंगाई बोलते हैं। और महंगाई का मतलब होता है कीमत अधिक होना। जब लगातार वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ती है तो इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो वस्तु सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, ये आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है। राइट आंसर होगा बी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति का मतलब कीमतों का बढ़ना। जब मुद्रास्फीति पूछ सकता है तो मंदी भी पूछ सकता है। मंदी की स्थिति में कीमतें गिरती हैं, कम होती हैं। आगे हम करते हैं, पूंजी के पारिश्रमिक को क्या कहा जाता है। पूंजी को जो दिया जाता है वो ब्याज दिया जाता है। उत्पादन के 4 साधन होते हैं। भूमि को जो मिलता है वह लगान होता है, श्रम को जो मिलता है वो मजदूरी होता है, पूंजी को जो मिलता है वह ब्याज होता है, और साहसी को जो मिलता है वह लाभ होता है। तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। इन चारों साधनों को इनकी योगदान के बदले कुछ राशि, कुछ भुगतान किया जाता है। तो पूंजी जो कि एक साधन है, उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देता है। तो पूंजी को क्या मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, और भूमि को लगान मिलता है, श्रमिक को श्रम को मजदूरी मिलती है, साहसी को लाभ मिलता है। याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आप जानते हैं एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन को एडम स्मिथ ने लिखा था। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा है तो ऐसा पूछ सकता है कि ये पुस्तक, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये पुस्तक 1776 में लिखी गई थी। तो उसको याद रखिएगा। और एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आगे हम देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आय जब भी ज्ञात किया जाए, राष्ट्रीय आय को जब भी ज्ञात किया जाता है, इसमें ध्यान देंगे हम एनएनपी ध्यान देंगे। एनएनपी किस पे, एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को बोला जाता है राष्ट्रीय आय बोला जाता है। तो देखेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये है, यानी यही है हमारा एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। तो राइट आंसर होगा इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि कौन सी है। प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं उपजाना।
कृषि क्षेत्र को शामिल किया जाता है। बाकी गेहूं से आटा तैयार करना, आटे को बाजार में बेचना है, ये जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है हम जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिन खेती संबंधित जो है कृषि संबंधित जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसी को बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 मास सूची। मास सूची में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो मास सूची में अविकृत निर्मित वस्तु ये भी शामिल होती है, कच्चा माल ये भी शामिल होता है, अर्धनिर्मित ये भी शामिल होती है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी होगा। यहाँ से गलत यहाँ पे मारा गया है, डी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होता है? जीएनपी, जी की जगह क्या हुआ है, एन लिखा गया है, एन अपनी जगह है, पी अपनी जगह है। ग्रास को नेट किया गया है, सकल को शुद्ध किया गया है। तो ग्रास को नेट कैसे करते हैं? मूलह्रास को घटा देते हैं। ये हमारा है मूलह्रास, राइट आंसर होगा मूलह्रास। आगे देखते हैं 24 निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है? तो आम जनता से जो बैंक जमा स्वीकार नहीं करता है वो आरबीआई होता है। आरबीआई में आम जनता जो है न तो पैसा अपना जमा कर सकती है, न तो कोई खाता खोल सकती है, न ही जनता आरबीआई से ऋण ले सकती है। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है। तो यहाँ पूछा है कि आम जनता जमा स्वीकार नहीं करता, तो आरबीआई स्वीकार नहीं करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डी आंसर हो जाएगा। आगे लोग देखते हैं ये जो मॉडल पेपर है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, किसी छात्र से मांगा गया पेपर है। तो इसमें जो आंसर दिए गए हैं वो गलत भी हो सकते हैं। तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। भारत में मुद्रा निर्माण का कार्य कौन सा बैंक करता है? तो भारत में जो मुद्रा जो जारी करता है वो आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इसके अलावा 1 रुपये से कम, 1 रुपया या इससे कम की मुद्रा वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो आगे चलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं 26 निवेश के परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? निवेश में परिवर्तन होगा, निवेश में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन होगा इसको बोला जाता है गुणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणक। तो इसका आंसर होगा गुणक होगा। तो गुणक आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला के आधार पर सवाल पूछा गया है। तो गुणक किसे कहते हैं देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं 27 यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी 0.6 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। एमपीसी का मान दिया 0.6 दिया है, इसका मान पूछा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति पूछा है। तो निकाल लीजिए, एमपीसी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो एमपीसी और एमपीएस के सवाल देता है, यहाँ पे दिया गया है, आगे भी दिया जा सकता है। एक फॉर्मूला और होता है एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होता है। इस पर सवाल पूछा गया है, तो इस पर भी पूछा जा सकता है। दोनों ही समीकरणों में सवाल पूछा जा सकता है 20 तारीख को एग्जाम में, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं 28 निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है? तो पूंजीगत जो प्राप्ति होती है, एक राजस्व प्राप्ति होती है, एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो ये कर जो ऋण लिया जाता है सरकार द्वारा, जो ऋण लिया जाता है, ये पूंजीगत प्राप्ति होती है। बाकी जो प्रत्यक्ष कर, जुर्माना या शुल्क, ये जो प्राप्तियां हैं ये राजस्व प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियों पे सरकार की कोई देनदारी नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन अगर सरकार ऋण ले रही है तो सरकार की देनदारी उत्पन्न बनती है, इसकी लायबिलिटी बनती है। तो ये हो गया पूंजीगत प्राप्ति। सी आगे संतुलित बजट क्या है? संतुलित बजट में आय व्यय की बराबर हो जाएगी, प्राप्तियां जो है व्यय की बराबर हो जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 30
एक वर्ष में एक देश केवल वस्तुओं की व्यापार के दौरान 250 करोड़ रुपए का आयात तथा 300 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। व्यापार संतुलन क्या होगा? तो व्यापार संतुलन क्या होता है? निर्यात और आयात, निर्यात और आयात का अगर अंतर जो है जीरो आ जाए तो इसी को बोला जाता है व्यापार संतुलन बोला जाता है। तो निर्यात है 300 करोड़ का, आयात है 250 करोड़ का, अंतर कितना आ गया? 50 करोड़ का। तो 50 करोड़ का ये जो अंतर आया है इसको बोला जाएगा व्यापार अधिशेष बोला जाएगा। तो यहाँ पे जो है 50 करोड़ जो आया है ये अधिशेष है। प्रश्न में जो है व्यापार संतुलन नहीं पूछना चाहिए था, इसमें व्यापार अधिशेष पूछना चाहिए था। व्यापार संतुलन तब होगा जब आयात भी 300 करोड़ हो जाएगा और निर्यात भी 300 करोड़। जब आयात और निर्यात दोनों बराबर हो जाएंगे तब होता है व्यापार संतुलन। लेकिन जो अगर कोई एक अधिक हो जाए कोई एक कम हो जाए तब होगा व्यापार अधिशेष या व्यापार घाटा होगा। निर्यात अधिक होगा तो व्यापार अधिशेष होगा, अगर निर्यात कम हो गया आयात अधिक हो गया तो व्यापार घाटा होगा। तो विकल्पों के अनुसार हम आंसर इसी को मानेंगे। तो ये रहा 30 प्रश्नों का एक सेट रहा, ऑब्जेक्टिव एक सेट रहा। हर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मैंने आपको बता दिया है। तो हम कुछ अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्नों को भी देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और इस आधार पर अनुमान लगाएंगे कि कल जो एग्जाम होगा उसमें दूसरे प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्नों की अगर बात की जाए बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल क्यों होता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था पूछा गया है। तो अब जो अर्थव्यवस्था तीन तरह की होती है, एक बाजार आधारित होती है, एक पूंजीवादी होती है, एक मिश्रित होती है। तो पूंजीवादी और मिश्रित भी आप लोग देख लीजिएगा, बाजार वाला पूछा गया है। बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछा गया है। तो समाजवादी और मिश्रित भी पूछा जा सकता है। उदासीनता वक्र के बारे में यहाँ पूछा गया, मूलभूत की ओर उत्तर क्यों होता है देख लीजिएगा। अनधिमान वक्र के बारे में देख लीजिएगा, यहाँ पे उदासीनता वक्र ही अनधिमान वक्र होता है। आगे हम देखते हैं, सवाल है सीमांत लागत क्या है? यदि किसी वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की लागत 60 रुपये, 11वीं इकाई की लागत 75 रुपये, तो इसकी सीमांत लागत क्या होगी? देखिए सीमांत लागत मतलब एक अतिरिक्त इकाई की लागत। 10 इकाई की लागत कितनी आ रही है? 60 रुपये आ रही है। 11 इकाई की लागत कितनी आ रही है? 75 रुपये आ रही है। तो 10 एक 11 एक अतिरिक्त इकाई हो गया। जब हम एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो उसकी जो लागत होती है उसी को बोलते हैं सीमांत लागत। तो 10 एक 11, 10 से 60 रुपये आ रहा है, 11वीं से आ रहा है 75 रुपये। 75 में से 60 रुपये कितना हुआ? 15। यानी जो है 11वीं जो इकाई है उसकी जो लागत होगी, सीमांत लागत होगी, वो कितनी होगी? वो 15 रुपये होगी। तो राइट आंसर इसका यही, इसका आंसर हो जाएगा सीमांत लागत 15 रुपये। सीमांत लागत किसे कहते हैं परिभाषित कर लीजिएगा। 14वीं, क्या होगा जब बाजार में किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक समान की वृद्धि की जाए? तो मांग और पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मांग किसे कहते हैं, पूर्ति किसे कहते हैं, मांग का नियम क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं पारवैयिक से आप क्या समझते हैं देख लीजिएगा। यहाँ पे एक सवाल है, यदि नकद आरक्षित अनुपात 50% है तो मुद्रा गुणक का मान ज्ञात कीजिए। नकद आरक्षित अनुपात इसको बोलते हैं CRR। तो जो मुद्रा गुणक होता है, मुद्रा गुणक के बराबर होता है 1/CRR होता है। तो 1/CRR का मान कितना दिया? 25%, यानी 1/50%। ये हो जाएगा 1/25/100। हल कर देंगे 100/25 यानी 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4। मुद्रा गुणक का मान कितना होगा? 4। तो मुद्रा गुणक की परिभाषा को याद रखिएगा। 37
सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है? पूंजीगत प्राप्तियां पूछा है तो आप इसकी जो राजस्व प्राप्तियां होती है उसे देख लीजिएगा। खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? खुली अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है तो बंद अर्थव्यवस्था आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं 39वां, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का के मुख्य मदों को लिखिए। भुगतान संतुलन के बारे में पूछा गया। भुगतान संतुलन का पूंजी खाता, तो भुगतान संतुलन का राजस्व खाता, चालू खाता भी होता है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। राजस्व प्राप्तियां क्या है? यह पूंजीगत प्राप्तियों से किस प्रकार भिन्न होता है देख लीजिएगा। खुली बाजार कार्रवाई क्या है देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाता है? किन्हीं 4 मदों को लिखिए। तो राष्ट्रीय आय को देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ज्ञात करने की 2 या 3 विधियों को भी देख लीजिएगा। 3 विधियां होती है, तीनों विधियों को देख लीजिएगा। रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए कि बाजार में किसी वस्तु की मांग घटने से उस वस्तु की कीमत घट जाती है। जब मांग घटती है तो कीमत भी घट जाती है। इसको जो वक्र बनाकर समझाना है देख लीजिएगा। 45 44 पूर्ति की लोच को मापने की ज्यामितीय विधि का वर्णन कीजिए। पूर्ति की लोच पूछा गया है तो मांग की लोच जरूर देखिएगा। औसत उत्पाद को परिभाषित कीजिए। यह सीमांत उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है? तो औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद को जरूर देख लीजिएगा। मांग की कीमत लोच मापने की कुल व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। तो मांग की कीमत लोच, पूर्ति की लोच से प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों को देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। मांग की लोच जो है किसी वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों से प्रभावित होती है, उपभोक्ता की आय से प्रभावित होती है, उसकी रुचि से प्रभावित होती है, स्थानापन्न वस्तुओं से प्रभावित होती है, पूरक वस्तुओं से प्रभावित होती है, आरामदायक जो वस्तुएं होती है, जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं उससे प्रभावित होती है। तो मांग की जो लोच होती है कई प्रकार की वस्तुओं से ये प्रभावित होती है, यानी ये सब इसके कारक होंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं उत्पादन फलन क्या है? ये उत्पादन फलन कब पैमाने के विद्यमान परतों को प्रदर्शित करता है? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो उत्पादन फलन को देखिएगा। अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ लीजिएगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ लीजिएगा, परिवर्तनशील साधन अनुपात का नियम देख लीजिएगा, पैमाने के प्रतिफल का नियम देख लीजिएगा। आगे 50वां, जीडीपी देश के कल्याण का सही माप नहीं हो सकता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, देख लीजिएगा। 51 देखते हैं, व्यावसायिक बैंक साख का सृजन किस प्रकार करता है? व्याख्या कीजिए। व्यावसायिक बैंक साख का सृजन किस प्रकार करता है? व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ये यहाँ पे पूछा है तो आप व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, या कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, जरूर देखिएगा। आगे लास्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संतुलन पर निम्नलिखित परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा? रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है। तो यहाँ पे लगभग 52 प्रश्न है। इन प्रश्नों को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कल का जो एग्जाम है 20 तारीख का जो एग्जाम है, 8 साइड के बच्चों का जो एग्जाम है, एग्जाम में बैठने से पहले साइंस का जो मॉडल पेपर है उसको आप लोग एक बार जरूर देखें और उसके आधार पर ये जरूर अनुमान लगाएं कि 8 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि 8 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे थोड़े इसकी तुलना में थोड़े ईजी होते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आपके लिए बहुत कठिन भी हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।